न्यूज काउंटर की करने जा रहे हैं शुरुआत एक ऐसी दर्दनाक तस्वीरों के साथ जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। पटना में दिन दहाड़े 26 साल के एक भांजे ने 62 साल के मामा की सरेराह हत्या कर दी है। सबसे पहले आप वीडियो में देखिए कि आखिरकार हुआ क्या है। आज सुबह करीब 11:15 बजे का वक्त रहा होगा। मोहम्मद रईस किसी काम के लिए घर से बाहर निकले। मौके से आए सीसीटीवी फुटेज में भी रईस सड़क पर जाते हुए नजर आएंगे आपको। थोड़ी देर में ही रईस के भांजे अयाज की एंट्री होती है। इसके बाद रईस और अयाज साथ साथ चलने लगते हैं। रईस के हाथ में एक चापड़ भी नजर आ रहा है। चापड़ वही हथियार होता है जिसे बूचड़ की दुकानों पर मांस को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रईस के साथ चल रहे उसके मामा को जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दोनों 17 कदम ही चल पाते हैं कि अचानक अयाज अपने हाथ का चापड़ ऊपर निकालता है और रईस की गर्दन पर एक के बाद एक कई वार करता है। हमले के बाद मोहम्मद रईस लड़खड़ाते हैं और एक पोल के पास जाकर गिर जाते हैं। इस दौरान अयाज उन पर ताबड़तोड़ 9 वार करता है। वीडियो में हमले के दौरान कई लोग वहां से आते जाते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन अयाज के सिर पर सवार कातिलाना जुनून और हाथ में हथियार को देखकर कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। वीडियो में दिख रहा है कि बदमाश ने 20 सड़क पर 23 सेकंड में करीब 9 बार चापड़ से वार किए हैं। तो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि अयाज हमले से पहले से लेकर हमले के बाद तक इतना बेफिक्र नजर आया कि उसे हमले के बाद भागने तक की जल्दी नहीं थी, बल्कि हमले के बाद पहले उसने अपने बाल ठीक किए और फिर चाकू पर लगा खून झटका और बड़े आराम से हमले को अंजाम देने के बाद चलता बना। जो मृतक हैं उनकी पहचान कर ली गई है। उनका नाम मोहम्मद रईस है और जो अभियुक्त हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज भी हमारी टीम द्वारा निकाला गया है, अभियुक्त की पहचान भी हमारे द्वारा कर ली गई थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के द्वारा एक टीम का गठन किया जाता है और ये टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए जो मुख्य अभियुक्त है, जिसने 4 बार धारदार हथियार से मारकर अपने मामा की हत्या की है, उसकी गिरफ्तारी ये टीम सुनिश्चित करती है चौक थाना क्षेत्र से। उसके साथ साथ जो घटना में प्रयुक्त जो हथियार है उसकी भी बरामदगी इस टीम द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो पटना में आज रिश्तों का कत्ल हो गया है। कुछ डिटेल्स हैं वो जरा आपको बता दें कि अरेस्ट के बाद अभियुक्त अयाज से पुलिस पूछताछ कर रही है। अयाज ने पत्नी को परेशान करने का अपने मामा पर आरोप लगाया है। इसके साथ ही मामा के परिवार पर पत्नी को टॉर्चर करने के भी गंभीर इल्जाम लगाए हैं। बदला लेने के लिए अयाज ने रईस की हत्या कर दी है। यह पूरी डिटेल्स पुलिस की पूछताछ में सामने आई है। अब देखिए न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं। अगली खबर राजस्थान के कोटा में, जहां पर इसी तरह की एक वारदात हुई है। कोटा में दिन दहाड़े सरे बाजार कारोबारी पर जानलेवा हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। राजस्थान के कोटा में जायदाद के झगड़े ने रिश्ते को तार तार कर दिया। संपत्ति विवाद में भतीजे ने चाचा पर चाकू से अनगिनत हमले किए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंजाम से बेखौफ भतीजा चाकू हवा में लहराता है। चाचा अपने बचाव में डंडा उठाकर उसे मारने के लिए दुकान से बाहर आने की कोशिश करता है और इसके बाद शुरू होती है दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी। इस दौरान लाठी से हमले को रोक रहे चाचा पर भतीजे ने चाकू से एक के बाद एक कई वार किए हैं। झगड़े के दौरान एक महिला बीच बचाव की हिम्मत तो करती है, लेकिन भतीजे के सिर पर खून कुछ इस कदर सवार था कि वो चाचा को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रहा था। बीच बचाव के बीच भतीजे ने चाकू से हमले जारी रखे। अब ये पूरा मामला आपको जरा डिटेल में समझाते हैं। दरअसल कोटा के इंदिरा मार्केट में एक पुश्तैनी मकान है। इस मकान के नीचे रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान है। मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे पंकज शर्मा नाम का शख्स इस दुकान पर पहुंचता है। इस दौरान पंकज का भतीजा गौरव दुकान पर आता है और बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे अचानक पंकज शर्मा पर चाकू से हमला कर देता है।
गौरव पंकज शर्मा के पेट, पीठ, जांग, गर्दन समेत पूरे शरीर को चाकुओं से गोद डालता है। इसके बाद वो मौके से फरार हो जाता है। खून से लथपथ पंकज शर्मा को आनन फानन में एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अभियुक्त गौरव के खिलाफ एफआईआर को दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। क्या हमारे देश में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? न्यूज काउंटर में आज हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में दिन दहाड़े एसयूवी के बोनट पर लटके ऑटो सवार की तस्वीरें जिसने भी देखी वो अंदर तक हिल गया। जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कर्नाटक में कानून बोनट पर लटका हुआ है? बेंगलुरु का यह मंजर दिल को दहला देने वाला है। एक शख्स कार के बोनट पर लटका हुआ है। कार जिस तरह से चल रही है उसे देखकर लगता है कि यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर की जा रही गुंडागर्दी है। शख्स अपनी जान को बचाने के लिए करीब 1 किलोमीटर तक कार के बोनट पर इस तरह से लटका रहा और कार चालक को कार रोकने के लिए गुहार करता रहा, जान की भीख मांगता रहा, लेकिन कार चालक फर्राटे से गाड़ी को दौड़ाता रहा। कार सवार की दबंगई का यह तमाशा जब आसपास के लोगों ने देखा तो वो दहशत में आ गए। लोगों ने उसको रोकने की कोशिश तो की, लेकिन कार सवार हर कोशिश के बाद कार की स्पीड को बढ़ाता रहा। कर्नाटक की सड़क पर कार के बोनट पर लटके हुए शख्स को देखकर आसपास से गुजरती भीड़ अपने मोबाइल से उस शख्स के वीडियो को शूट करती है, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो में अभियुक्त उस कार को ओवरटेक करता है और उसके जुल्म को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। सड़क पर चल रही गाड़ियों में बैठे लोग साथ में चल रही कार के बोनट पर लटके हुए शख्स को देखकर ड्राइवर को रुकने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन कार ड्राइवर पर उसका कोई असर नहीं होता है। मौके पर मौजूद कई लोगों ने कार चालक को रुकने के लिए पुकारा, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। कुछ कैब ड्राइवरों और टू व्हीलर सवार ने बाद में पीछा करने के बाद तेज रफ्तार कार को इंटरसेप्ट किया और रोका, तब जाकर कार की बोनट पर लटके शख्स की जान बच पाई है। अब देखिए कुछ डिटेल्स इस खबर से जुड़ी हुई आपको बताने जा रहा है। कार के बोनट पर कानून की पूरी खबर के पीछे की कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल कहानी बताए उससे पहले ये तस्वीर देखिए। यही वो शख्स है जो कार को चला रहा था। इसका नाम है सुरेश। आपको बता दें कि बेंगलुरु में एयरपोर्ट रोड पर एसयूवी और ऑटो की टक्कर हो जाती है। टक्कर के बाद कार ऑटो सवार में ड्राइवर से कहासुनी होती है और एसयूवी चालक ने ऑटो ड्राइवर को कुचलने की इस दौरान कोशिश करने लगता है। ऑटो चालक कार की बोनट को पकड़कर लटक जाता है और जैसे तैसे अपनी जान को बचाता है। ऑटो वाले को बोनट पर तकरीबन 1 किलोमीटर तक घसीटने का आरोप है और कुछ कैब ड्राइवर्स ने पीछा कर कार को रोका और ऑटो चालक को तब जाकर बचाया जा सका। कार मालिक वहां गाड़ी स्टार्ट कर फरार हो जाता है। ऑटो ड्राइवर ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कार मालिक पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने कार मालिक को अरेस्ट कर लिया है और जेल भेज दिया है। अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं लखनऊ के गोमती नगर की, जहां पर धर्मांतरण का छांगुर मॉडल, जी हां वही बहराइच वाला छांगुर, वैसा मॉडल पैर पसार रहा है। नौकरी के नाम पर जिस्म का बाजार लगा था, प्यार के नाम पर धर्म का शिकार बनाया जा रहा था। टीवी स्क्रीन पर अब जो चेहरा आप देख रहे हैं उसे गौर से देख लीजिए। यह चेहरा एक नहीं बल्कि दो है। एक जो दुनिया को राहुल बनकर ठगता रहा, माथे पर तिलक लगाकर गले में भगवा गमछा डालकर हिंदू बेटियों को फंसाता रहा, और दूसरा चेहरा वो है जो बंद कमरे में कमरू जमाल बनकर उसकी अस्मिता और धर्म को कुचलता रहा। अब जरा पहली तस्वीर को देखिए। माथे पर त्रिपुंड है, गले में भगवा गमछा है, बैकग्राउंड में मंदिर है, नाम बताया राहुल, मकसद हिंदू लड़कियों का भरोसा जीतना। तस्वीर नंबर 2, सिर पर टोपी, असली मजहबी जो उसकी पहचान है, नाम है इसका मोहम्मद कमरू जमाल। मकसद है हिंदू लड़कियों को बरगलाना, प्यार का नाटक करना, इसके बाद उनका शोषण करना, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण। यह लफ्ज याद का लखनऊ मॉडल है जिसने दर्जनों लड़कियों को नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है। आरोप बहुत ज्यादा गंभीर है।
ब्राउन गर्ल कैफे की आड़ में यह पूरा देह व्यापार और धर्मांतरण का ऐसा सिंडिकेट था जिसकी जड़ें अयोध्या से लेकर दिल्ली तक फैली हुई थी। यही वो कैफे है जिसको लेकर दावा किया गया है कि इसी कैफे में काम दिलाने के नाम पर सैकड़ों लड़कियों को फंसाकर यहां पर लाया गया, उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेला गया, इसके बाद ब्लैकमेल और टॉर्चर किया गया और फिर उनको अलग अलग राज्यों में भेज दिया गया। इस पूरे मामले में TV9 भारतवर्ष के पास वो FIR की कॉपी भी मौजूद है जिसमें पीड़ितों की तरफ से बयान किए गए हर दर्द का एक एक सबूत आपकी स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त FIR की कॉपी में आप अभियुक्तों के नाम देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर आरोप जिन पर लगे हुए हैं, उन आरोपों को भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आते हैं लेकर के यहीं से सप्लाई किया जाता है, उधर स्टेट को भी सप्लाई किया जाता है, उधर स्पा सेंटर है वहाँ को सप्लाई किया जाता है लड़कियों को। यहाँ एक हुक्का बार है, यहाँ से सप्लाई किया जाता है और यहाँ पर भी लड़कियाँ काम करती हैं। बहुत सारे स्पा सेंटर हैं, स्पा सेंटर अलग अलग स्टेट में भी हैं, इधर फैजाबाद जैसे लोकेशन पर और चिनाहेट में बहुत सारे हैं। 4 महीने तक एक स्पा सेंटर में मुझे गलत करवाया गया और मैंने किया कुछ जोर दबाव रख करके। और आपके साथ और कितनी लड़कियां थी जिनसे ज़बरदस्ती मतलब कराया जा रहा है या बिना मर्जी? सारी लड़कियां अभी भी 2 लड़कियां हिंदू लड़की हैं जो एक आमिर खान के साथ रह रहे हैं, राहुल जो अपने आप को राहुल बताता है। ये धर्म बदलने के लिए भी बात? जी हर लड़की से ऐसा करते हैं और मेरा भी करवाया है जी, मेरा करवाया भी, आपको शादी करेंगे ऐसा करके ब्लैकमेल करके ऐसा तुम्हारा वीडियो डाल देंगे, ऐसा ब्लैकमेल करते हैं और पैसा वो लड़कियों से पैसा कमाते हैं और तुम नहीं कुछ कर पाओगी ऐसा बोलते हैं। धर्मांतरण का शिकार इन लड़कियों के बयान बहुत ज्यादा गंभीर है और चौंका देने वाले हैं। अब आपको हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने लखनऊ में उस कैफे का सच जानने की कोशिश की जहां यह पूरा माया जाल फैलाया गया था। ये स्पा यहाँ पर ये ब्राउन गर्ल के नाम से ये चलता है। सामने आप देख सकते हैं कि अभी ताला लगा हुआ है और सामने शटर भी डाउन है। इसी जगह से कुछ लड़कियां जो हैं वो निकलकर पुलिस स्टेशन गोमती नगर पहुंचती हैं और वहां पर आरोप लगाती हैं कि इस जगह पर बड़े लेवल पर धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है और लव जिहाद का भी रैकेट चल रहा है। स्पा सेंटर के नाम पर यहाँ पर लड़कियों को बहला फुसला कर लाया जाता है और बाद में उनका धर्मांतरण कराया जाता है। इस तरीके का आरोप यहाँ पर लग रहा है। अब इस पूरे मामले में FIR तो दर्ज हो गई है लेकिन कई सवाल अब भी कायम है। दावा है कि 100 से ज्यादा लड़कियां इस जाल में फंसी हुई हैं। कई लड़कियां गायब बताई जा रही हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में धर्मांतरण का यह पूरा जाल फैला हुआ है। अश्लील वीडियो से लेकर ब्लैकमेलिंग तक करने के आरोप लगे हैं। कैफे, स्पा सेंटर और हुक्का बार में धर्मांतरण का यह पूरा खेल खेला जा रहा था। लड़कियों को फंसाकर उनसे देह व्यापार कराया जाता था और कई हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण भी कराए जाने के आरोप लगे हैं। राहुल बनकर कमरू जमाल ने जो खेल खेला है वो सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि भरोसे का कत्ल है। जब तक एक राहुल के पीछे छिपे कमरू का सच सामने नहीं आ जाता है तब तक ये इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। ये स्पा सेंटर के नाम यहाँ पे चलता है और लड़कियों को रोजगार देने के नाम पर जो है लड़कियों को बहला फुसला करके जो है यहाँ पर जो है देह व्यापार का धंधा कराया जाता है। अच्छा। और ये जो पीड़िता लोग हैं वो हम लोग के पास आई तो हम लोग लेकर के थाने गए, तब जाके प्रकरण ये खुला और तब ये मामला जो है ओपन हुआ। और धर्मांतरण और लव जिहाद वाला एंगल भी इसमें क्यों आ रहा है? कि लड़कियों को जो बहला फुसला के ले जाते हैं और उसके बाद उनके जो है गलत काम करते हैं, वीडियो बना लेते हैं और फिर ब्लैकमेल करके उनका जो है उनका धर्मांतरण करा देते हैं। अच्छा। पुलिस के पास आप लोग पहुँचे, पीड़ित लड़कियों को लेकर भी पहुँचे थे, क्या रिस्पॉन्स? इंस्पेक्टर साहब ने तो सहयोग किया लेकिन इस समय जो दरोगा वगैरह जांच कर रहे थे वो केवल हमको स्थल निरीक्षण के नाम पे टहलाया उन्होंने। देखिए अंदर खुला हुआ, शटर खुला हुआ, अंदर हो सकता है अभी सैकड़ों की संख्या में लड़के अंदर मौजूद हो। आपको सीधे लेकर चलते हैं मथुरा और खबर को बदलते हैं। न्यूज काउंटर में अब बात मथुरा के भीषण अग्निकांड की। इस घटना में एक होटल उस दिन जलकर खाक हो गया जिस दिन उस होटल का उद्घाटन था। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। मथुरा में 3 मंजिला सिद्धि विनायक होटल में ओपनिंग सेरेमनी का कार्यक्रम चल रहा था।
तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि होटल में आग लग गई और आग बहुत तेजी के साथ भड़क जाती है। कार्यक्रम के बीच आग भड़कते ही अफरा तफरी मच गई और लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। आग लगने की इस घटना से होटल में चल रहा समारोह बीच में ही रुक गया और आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। 3 मंजिला सिद्धिविनायक होटल वृंदावन के पौष इलाके रुक्मिणी बिहार में बना हुआ इस होटल में 24 कमरे हैं। राया के रहने वाले सुभाष अग्रवाल करीब 6 महीने से ये होटल बनवा रहे थे और इसको बनाने में उन्होंने तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में करोड़ों का ये होटल जलकर खाक हो गया। अब मथुरा के पौष इलाके का ये होटल और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्घाटन के ही दिन ये पूरा होटल जलकर खाक हो गया। 3 तस्वीरें आपको बिग वॉल पर हम दिखाने जा रहे हैं और ये तस्वीरें आपको हैरान करेंगी। देखिए पहली तस्वीर ये देखिए, भीषण आग। ये 3 मंजिला होटल 24 कमरे बनाने में कीमत कितनी आई? 6 करोड़ रुपए, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये पूरा होटल जलकर देखिए खाक हो जाता है। दूर कर नीचे से आग पकड़ती है और ऊपर तक आग पकड़ जाती है। कितनी भी कोशिश की गई लेकिन इस होटल को बचाया नहीं जा सका और पूरा होटल जलकर खाक हो गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यहां पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी आते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इस होटल को बचाया जा सके, लेकिन इस मिशन को जारी रखने के बाद भी होटल को नहीं बचाया जा सका। और उसके बाद शुरू होता है रेस्क्यू मिशन जो यहां पर चल रहा है। जान बचाने के लिए जो होटल में लोग मौजूद थे वो होटल की छतों पर चले जाते हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए इस तरह की क्रेन्स का सहारा लेना पड़ा है और घंटों ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और ऐसे एक एक करके ऊपर से लोगों को निकाला गया है, तब जाकर इस पूरे मामले में लोग बच पाए। हालांकि इस आग की चपेट में आकर झुलसे 2 बच्चे और एक महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए सिद्धिविनायक होटल है, आज इसका उद्घाटन हो रहा था। इसमें आज आग लगने की सूचना मिली थी, जिसमें तत्काल यहाँ पर रेस्क्यू टीम और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला करके आग बुझा दी गई है। कुछ लोग ऊपर फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू के द्वारा उन्हें उतारा जा रहा है और कोई कैजुअलिटी की अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है। अब न्यूज काउंटर में अगली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं और बात एक ऐसी तस्वीर की जिसमें IIT का एक छात्र, बहुत ज्यादा होनहार छात्र, गंगा नहर में डूबता रहा और लोग और जो मौके पर भीड़ थी वो वीडियो बनाने में व्यस्त रही। नतीजा, छात्र की डूबकर मौत हो जाती है। इस घटना की जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा आपको विचलित भी करेंगी और आपको सोचने पर मजबूर भी करेगी कि रुड़की की गंगा नहर, जिसे हम श्रद्धा की लहरें भी कहते हैं, वहां पर एक होनहार छात्र के लिए ये नहर काल बन गई। इस हादसे में सिर्फ एक शख्स का शरीर नहीं डूबा बल्कि उन लहरों के किनारे खड़ी इंसानियत भी डूबकर मर गई। जरा इन तस्वीरों के एंगल और कैमरे के फ्रेम की तारीफ कीजिए। जी हां साहब, देखिए कितनी बारीकी से रुड़की के नगर निगम पुल से इस मौत को शूट किया गया है। पानी के बीच जो सिर आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, वो वाराणसी के आशीष शुक्ला का है। आशीष शुक्ला IIT से रुड़की में MBA का छात्र था जो कल तक अपनी किताबों में सुनहरे भविष्य का ग्राफ बना रहा था। आज बेचारा वो इन बेदर्द लहरों के बीच अपनी आखिरी सांसों की जद्दोजहद को कर रहा था। और देखिए कितनी विडंबना है कि उसकी मौत का ये लाइव टेलीकास्ट देखने वालों के लिए ये बस एक हाई डेफिनेशन मनोरंजन मात्र था। लेकिन जरा कैमरे के पीछे के शोर को सुनिए। वहां लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन हाथ क्या कर रहे हैं? हाथों में मोबाइल फोन है, कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग चालू है। लेकिन आज के दौर में जान बचाना बात की बात है, पहले लाइक्स और व्यूज बटोरना जरूरी है। अब तस्वीरों में दिख रहा है कि आशीष के कुछ दोस्तों ने उसे बचाने की एक आखिरी कोशिश जरूर की। एक गुलाबी रंग का कपड़ा जो साड़ी का टुकड़ा या दुपट्टे की तरह लग रहा है उसकी तरफ फेंका गया। आशीष ने अंतिम कोशिश में उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अफसोस मौत का बहाव बहुत तेज था। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये छात्र डूब रहा था, पुल और घाट पर दर्जनों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी पानी में उतरने की, रस्सी को ढूंढने की बजाय, कोई चेन बनाने की बजाय मोबाइल के लेंस से उस मौत को अपने मोबाइल में कैद करने में मशगूल नजर आया। वो उठ के हमारी तरफ आ रहा था, लास्ट स्टेप पे था, उसका पैर फिसला और वो गिर गया। अच्छा, एक महिला आरोप लगा रही है कि आप लोगों के बीच कुछ हाथापाई हुई। बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम हमेशा साथ में रहते हैं।
हम हमेशा साथ में रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त है, हमारा बहुत प्यारा दोस्त है। अब न्यूज काउंटर में अगली खबर मऊ से बताने जा रहे हैं, लेकिन यह खबर भी पानी में डूबने की है, लेकिन यहां तस्वीर थोड़ी सी इतर है। रुड़की में तो जो इंसानियत ने जल समाधि ली, लेकिन आज एक और खबर आई है, वो मऊ वाली खबर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। वहां भी नदी थी, वहां भी एक जिंदगी दांव पर थी, लेकिन वहां मोबाइल का लेंस नहीं बल्कि मदद का हाथ आगे बढ़ा और जिंदगी जीत गई। रुड़की में डूबता हुआ छात्र लोगों के लिए बस एक वायरल कंटेंट था। किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, किसी ने चेन नहीं बनाई, क्योंकि शायद मदद करने में वो परफेक्ट शॉट बिगड़ जाता। लेकिन मऊ के दोहरी घाट में वैलेंटाइन वीकेंड का प्यार जब सरयू की लहरों में कूदने चला तो मंजर अलग था। प्रेमी से नाराज होकर एक युवती ने मौत की छलांग लगा दी, लेकिन ठंडे पानी के स्पर्श ने ही गुस्से का पारा उसका गिरा दिया। युवती को जिंदगी की कीमत समझ में आ चुकी थी, वो हाथ पैर मारने लगी। और वहां देखिए, इंसानियत का जो वर्जन रुड़की में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। पुल पर यहां भी लोग थे, शोर यहां भी था, लेकिन यहां मोबाइल बाद में निकला, पहले मल्लाहों की नावें निकली। पुल के ऊपर और घाट पर मौजूद लोगों ने जब युवती को डूबता देखा तो शोर मचाया। आवाज सुनकर पास में नाव चला रहे मछुआरों ने बिना समय गंवाए अपनी नाव नदी के बीच दौड़ा दी और तत्परता और साहस का परिचय देते हुए नाविकों ने युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में उसे सकुशल घर पहुंचाया गया। अब रुड़की में आशीष के दोस्तों ने एक गुलाबी रंग का कपड़ा फेंका, जिसे पकड़ने के लिए वो जद्दोजहद तो करता रहा, पर किनारे खड़े दर्जनों कैमरामैन उसे कैमरे में रिकॉर्ड करते रहे। इसके उलट मऊ के उन मछुआरों को देखिए, उनके पास शायद आईफोन नहीं था, पर उनके पास जिगरा था। शोर सुनते ही उन्होंने अपनी नाव मझधार में उतार दी और जब तक युवती की सांसें जवाब देती, मछुआरों के मजबूत हाथों ने उसे खींचकर मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। न्यूज काउंटर में खबर को बदलते जा रहे हैं और बात एक ऐसी तस्वीर की जो आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। नशे में धुत पोकलैंड ड्राइवर की सेफ्टी इंजीनियर से बहस हो गई। फिर क्या था, ड्राइवर ने इंजीनियर को मौके पर सबक सिखाने की सोची और उसी पोकलैंड से कुचलने की कोशिश की जिसमें वो सवार था। जरा ये वीडियो देखिए। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट साइट पर काम चल रहा था। मेट्रो कंपनी के सेफ्टी इंजीनियर आशुतोष कुमार बाइक से जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि पोकलैंड मशीन का चालक नशे की हालत में पैकेट को लापरवाही से इधर उधर घुमा रहा है। हालात इतने खतरनाक थे कि एक स्कूल बस भी उससे बाल बाल बची। आशुतोष ने बाइक रोकी और ड्राइवर से कहा कि मशीन ठीक से चलाइए। इस पर ड्राइवर भड़क गया और फिर क्या था, पोकलैंड को हथियार बना लिया। सेफ्टी इंजीनियर आशुतोष ने पीछे हटकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो गिर पड़े और उनके हाथ पैरों में चोट आ गई। गाड़ी आगे ले, इधर आओ। देखिए, इस तरह से इंदौर से ये तस्वीरें सामने आए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि दो लड़के हैं, जो एक अंदर बैठा हुआ पोकलैंड मशीन के अंदर और दूसरा व्यक्ति बाहर है, जो कि झगड़ा कर रहे हैं और कुछ देर बाद ही फिर वो उसको पोकलैंड मशीन के माध्यम से उसको उस पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में जब ये वीडियो आया तो इसको आइडेंटिफाइड किया गया है, छोटा बांगड़ता का है। अब यहाँ पर ये जानकारी ली जा रही है, कोई भी कंप्लेंट थाना एरोड्रम में नहीं आई है, लेकिन इस पर वीडियो के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाइड किया जाएगा, कहाँ कहाँ पोकलैंड मशीन से कार्य किया जाएगा, उन सबकी जानकारी ली जाकर आइडेंटिफाइड की जाकर इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब न्यूज काउंटर में आपको अगली खबर दिखाते हैं और बात करने जा रहे हैं पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी से आई उन तस्वीरों की जिसने बहुत ज्यादा बवाल और बखेड़ा खड़ा कर दिया है। यह तथाकथित बुद्धिजीवियों की नींद को उड़ा देने वाली खबर है। पुणे में एक वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल चल रहा था, दुनिया भर के स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन बवाल तब बढ़ गया जब वहां पर बांग्लादेश का एक स्टॉल नजर आया। आरोप है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्टॉल में जाकर जमकर तोड़फोड़ की है। वीडियो में रात के वक्त कैंपस के ग्राउंड में अफरा तफरी मच गई है। आप देख सकते हैं कि स्टॉल के आसपास की रखी कुर्सियां और स्टॉल पर किस कदर सामान बिखरा पड़ा है। अब अगली तस्वीरों में प्रदर्शनकारी हाथों में बांग्लादेश के झंडे का एक प्रिंट आउट या पोस्टर पकड़े हुए हैं। वो भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इसके बाद कैमरे के सामने ही उस पोस्टर में आग लगा दी जाती है। झंडा चलने के बाद
उसे जमीन पर गिरा दिया जाता है और प्रदर्शनकारी उसे पैरों से कुचलते हुए नजर आते हैं। इस दौरान लगातार नारेबाजी जारी रहती है। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान यह विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके चलते वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बयान जारी करके कहा है कि वो सभी छात्रों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई तैयार की जा रही है। अब न्यूज काउंटर में आगे बढ़ते हैं और बात भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था की। जी हां, बोर्ड परीक्षा एक छात्र के जीवन का सबसे ज्यादा अहम पड़ाव होता है। माता पिता साल भर बच्चे के साथ मेहनत करते हैं, बच्चे रात रात भर जागते हैं। लेकिन क्या हो जब परीक्षा केंद्र ही नकल केंद्र बन जाए और नकल कराने वाले कोई और नहीं बल्कि वो जिन्हें हम गुरु कहते हैं, वो गुरु ही चीटर निकल जाए। जी हां, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से जो तस्वीरें आई हैं, उसने शिक्षा व्यवस्था के नाम पर कालिख पोत दी है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यह कोई मछली बाजार नहीं बल्कि 12वीं बोर्ड परीक्षा का केंद्र है। जगह है कन्नड़ तालुका का जैतापुर स्थित राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। देखिए, इन होनहार विद्यार्थियों को जरा ध्यान से देख लीजिए। अंग्रेजी की परीक्षा चल रही है और एक साथ वो बैठे हैं मानो सामूहिक रूप से अध्ययन सत्र में वो डूबे हुए हैं। और ये कौन है जो इन्हें ज्ञान की पर्चियां बांट रहे हैं? ये तो खुद हमारे पूजनीय ज्ञान के वितरक यानी शिक्षक और गुरुजी हैं और स्कूल के कर्मचारीगण हैं। क्या अद्भुत समन्वय है ना। एक टीम वर्क का बेजोड़ नमूना है ये। गुरु शिष्य परंपरा का ये नया अध्याय ऐसा है, लग रहा है ये सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि सामूहिक नकल प्रतियोगिता चल रही है और अव्वल लाने की होड़ है। आगे बढ़ते हैं एक और अकादमिक कार्यशाला की ओर। यहां भी तस्वीर हमारे नकलची नवाब पूरे जोश में हैं। क्या कला है, इतनी सफाई से, इतनी सहजता से, इतना हुनर तो बड़े बड़े जादूगरों को भी नहीं होता। भला ये परीक्षा है या छुपा रुस्तम प्रतियोगिता? और ये देखिए हमारे ज्ञान के वितरक कितने समर्पित हैं। एक एक छात्र पर व्यक्तिगत जाकर उनके सीटों पर जाकर ज्ञान दे रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी जरूरतमंद को ज्ञान की कमी ना हो। भला इससे अच्छी शिक्षा और कहां मिलेगी। लेकिन इस सहयोगात्मक शिक्षा के नए युग में शिक्षा अधिकारी आ गई और सारा खेल खुल गया। उन्होंने एक जवाब वाले 9 पेपर ढूंढ निकाले। अब 23 कर्मचारी पर इस पूरे मामले में गाज गिरी है। जो 23 कर्मचारी थे उनके ऊपर फौजदारी FIR दर्ज किया है। इसी कार्रवाई पर जिला प्रशासन ने इसके आगे जाते हुए भी इन सब कर्मचारियों को निलंबित करने का डिसीजन दिया है और इन सब को निलंबित करने के लिए संचिका भी पुटअप हो चुकी है और ये सब कर्मचारी निलंबित भी हो जाएंगे। और जो बच्चे वहां पे थे उनके जो आंसर शीट है वो भी अलग कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को हमने भेज दिए हैं। तो अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो छत्रपति संभाजीनगर की है। आपने देखा कैसे संभाजीनगर में अतिथि देवो भव की तर्ज पर नकली देवो भव चल रहा है। यहां बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं है। हमारे पूजनीय शिक्षक महाराज महोदय खुद डिलीवरी पार्टनर बने हुए हैं। सीसीटीवी लगा हुआ है पर गुरुजी को लगा कि शायद जी सिनेमा का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। इसे कहते हैं शिक्षक की ममता। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कल बीड से आई थी। जरा नजर डालिए बीड के इस एडवेंचरस स्पोर्ट पर। यहां अभिभावक पुत्र मोह में स्पाइडरमैन बन गए हैं। अब ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहले ये दाहिनी तरफ की तस्वीर देखिए। छत्रपति संभाजीनगर में एक क्लास में कोई देखकर इन तस्वीरों को कहेगा ही नहीं कि यहां पर एग्जामिनेशन चल रहा है। कैसे ग्रुप बनाकर छात्र एक साथ अंग्रेजी की परीक्षा दे रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की परीक्षा। और ये एक दिन की तस्वीर नहीं है, हर दिन की तस्वीर है। और गुरुजी हर एक सीट पर जाकर सुनिश्चित कर रहे हैं कोई भी छात्र फेल नहीं होना चाहिए, चाहे भी नकल का कितना भी सामान उसको मुहैया क्यों ना कराना पड़े। अब दूसरी तस्वीर देखिए जो हमने आपको कल दिखाई थी। ये भी महाराष्ट्र के ही है लेकिन ये जिला अलग है, बीड है। अब ड्रोन शॉट देखिए, जैसे लग रहा हो कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। खिड़कियों पर अभिभावक लटके हुए हैं, मानो स्पाइडरमैन बन गए हो।